महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि हाल के वर्षों में कुछ अंश तक मूल्य वृद्धि का कारण हमारे किसानों की यह चिंता थी कि उनके उत्पादनों का समुचित मूल्य मिले। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि इस क्रम में छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और भूमि के आधार पर आजीविका चलाने वाले ऐसे अन्य गरीब लोगों के हितों की हानि न हो हो जिनके पास बिक्री के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना सरकार का काम है। कोई भी मूल्य नीति इसी प्रकार सफल हो सकती है। हमें किसानों के यथार्थ हित में काम करना है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि समाज के कुछ वर्ग शेष समाज का शोषण न कर सकें। अलग अलग वर्गों के बजाय पूरे राष्ट्र के हित को हमेशा ही प्रधानता देनी होगी। हमें याद रखना है कि अन्य देशों में भी, जिनमें अनेक विकसित देश भी हैं, विभिन्न रूपों में मूल्य वृद्धि पाई जाती है। निस्संदेह हमारे लिए यह अधिक कष्टकर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोगों का जीवन स्तर नीचा है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मूल्यों पर कुछ दबाव प्राय अवश्यंभावी है। हमें इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि भारत जैसे विकासशील देश में, जिसे अपने पूंजी निवेश की गति को तीव्र बनाना है, हम मुनाफे के बजट और पूंजी निवेश का स्तर न्यून रखने के उपायों की दो प्रकार की अपस्फीतीकरण अपस्फीतिकारी नीति नहीं अपना सकते। इसलिए एक ऐसी योजना को कार्यान्वित करते हुए जो हमारे साधनों के संदर्भ में बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी भी नहीं कि हमारी जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, यह अनिवार्य हो जाता है कि मूल्यों में कुछ वृद्धि हो। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप न दें। आम चुनावों से ठीक पूर्व की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस देने के एक अन्य मामले को लेकर आलोचना की गई। इस पर रखे गए एक विशिष्ट प्रश्न का जवाब मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास मंत्री ने पहले ही दे दिया है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया गया और हर चीज़ सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुई। और यह बात मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगती कि हम पर एक और तो यह आरोप लगाया गया कि उक्त अवधि में सामान्य रूप से स्वीकृत लाइसेंसों को रोका नहीं गया और हमने उन्हें जारी करने में विलंब किया। महोदय, चुनाव के दौरान भी जब मैं बम्बई में थी, यह शिकायत की गई कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, क्योंकि सरकार काफ़ी तेज़ी से लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। इसलिए स्पष्टतः यह शिकायत तथाकथित विशाल गठबंधन द्वारा चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के समय में हमें बदनाम करने के अभियान का अंश थी। कैलेंडर वर्ष 1990 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जो इसका सूचक था कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है।
ऐसा होना ही चाहिए था। 1990 के बाद जबकि एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार कानून लागू हुआ, सरकार को ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करना पड़ा जिससे उक्त कानून और औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के बीच संतुलन स्थापित हो सके। जब सरकार उक्त कानून की परिधि में आने वाले आवेदनों को निपटा चुकी तो उस श्रेणी के आवेदनों को और आगे की प्रक्रिया के लिए लिया गया। चुनावों से ठीक पहले सरकार ने लाइसेंस देने के मामले में जिन औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का पालन किया वे ठीक वैसी ही थीं जिनका परिपालन पहले से ही किया जा रहा था। और जैसा कि मैंने कहा, इन लाइसेंसों के मामले में किसी भी स्वीकृत नीति अथवा जांच परख के सामान्य मापदंडों में कोई भी छूट नहीं दी गई। अन्य संशोधनों के अंतर्गत शेष बैंकों, विदेशी व्यापार, बड़े तथा बुनियादी उद्योगों आदि के राष्ट्रीयकरण की जरूरत पर जोर दिया गया है। गत वर्ष मैंने इन तथा राष्ट्रीयकरण संबंधी ऐसी ही अन्य मांगों के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया था। सरकार राष्ट्रीयकरण से भयभीत नहीं है, फिर भी वह राष्ट्रीयकरण को अपने आप में ही एक पूर्ण ध्येय नहीं मानती। राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णयों को हमारे आर्थिक कार्यक्रम की आम योजना में फिट बैठना चाहिए। सरकार जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहती है वह बिल्कुल स्पष्ट है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के बढ़ते हुए प्रमुख योगदान की परिकल्पना करते हैं। हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश की गति और दिशा का नियंत्रण करे और उसे प्रभावित करे। हमारे उपलब्ध साधनों का उपयोग सर्वोत्तम ढंग से किया जाना चाहिए। किसी उद्योग या कार्य क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण को इन दो कसौटियों पर कसना होगा। प्रथम, क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था में प्रमुख या केंद्रीय स्थान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है।